आप रासायनिक समीकरण देख रहे हैं। इस रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनीय बनाने के लिए उससे अधिक सूचना प्राप्त हो, यानी इसमें अभिकारक या उत्पाद की भौतिक अवस्था प्रदर्शित करने के लिए आपका उसके आगे, जैसे कोई अभिकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में होता है तो ठोस अवस्था में आगे उसके ब्रैकेट के अंदर एस लिख देते हैं। अगर वह द्रव अवस्था में रहता है तो उसके आगे लिक्विड यानी स्मॉल एल लिख देते हैं। अगर गैस अवस्था में प्राप्त होता है तो उसके आगे स्मॉल जी लिख देते हैं। और अगर जलीय विलयन में रहता है तो एक्वस सॉल्यूशन यानी उसके आगे ए और क्यू लिख देते हैं। तो ऐसे करके उसके भौतिक अवस्थाओं को भी, यानी भौतिक अवस्था को भी प्रदर्शित करना होता है। तो भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करना होगा, तो भौतिक अवस्था प्रदर्शित करने के लिए ठोस के लिए आपका एस लिख देंगे, द्रव के लिए ए लिख देंगे, गैस के लिए जी लिख देंगे और जलीय विलयन के लिए ए क्यू लिख देंगे। और ऐसे लिख देंगे तो उसकी भौतिक अवस्थाएं प्रदर्शित हो जाएगी। यानी इसी ये अभिक्रिया जो लिखी गई है, आप जानते हैं कि फिर ठोस अवस्था में रहेगा तो इसके ब्रैकेट में अंदर एस लिख देंगे। ये H2O तो ऐसे द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन यहाँ जो अभिक्रिया करता है वो वाष्प की अवस्था में अभिक्रिया करता है, इसलिए इसको प्रतीक बताने के लिए किस अवस्था में अभिक्रिया कर रहा है जी लिख देंगे। या आपको ठोस अवस्था में प्राप्त होता है तो ए सी लिख देंगे, और यह गैस अवस्था में प्राप्त होता है तो जी लिख देंगे। ऐसे करके उसकी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए, यानी ठोस के लिए क्या लिख देते हैं ब्रैकेट में एस लिख देते हैं। जो द्रव अवस्था में प्राप्त होगा उसके लिए ए लिख देंगे, या द्रव अवस्था में अभिक्रिया करेगा तो गैस अवस्था के लिए जी लिख देंगे, और जलीय विलयन में होगा तो ए क्यू लिख करके और उसके भौतिक अवस्थाओं को, अभिक्रिया के भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके बावजूद अब कोई अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें दाब, ताप, प्रकाश इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो दाब, ताप, प्रकाश इत्यादि की आवश्यकता होगी तो उसको भी आपके उसके ऊपर जो तीर लिखा गया है, इस तीर के ऊपर ही आपको उसको दर्शा देते हैं। तो आपका दाब, ताप, जैसे कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके और आपका अमोनिया बनाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। ये भी आपको गैस अवस्था में होगा तो जी का सिंबल दे देंगे। ये भी आपको गैस अवस्था में होगा तो जी का ही, ये तो सभी गैस अवस्था में प्राप्त होते हैं तो जी का प्रतीक दे देते हैं। देखिए उत्पाद गैस अवस्था में प्राप्त होता है तो इससे ऊपर की तरफ तीर भी लगा दें तो समझिए क्या है आपका, वो गैस अवस्था में प्राप्त हो रहा है। तो गैस अवस्था में प्राप्त होने के लिए उसके ऊपर तीर लगा देते हैं कि वो गैस के रूप में बाहर निकल सकती है। इसके बाद इसमें जैसे अभिक्रिया में ताप, दाब, उत्प्रेरक की भी व्यक्त करना होता है, और उसको जैसे अभिक्रिया में आपको 200 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है तो 200 ATM लिख देंगे ऊपर। इसके बाद आपको 500 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तो 500 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, और उत्प्रेरक आपका आयरन काम करता है तो इसके नीचे भी लिख देंगे कि ये आयरन उत्प्रेरक कार्य करता है, ठोस अवस्था में ही कार्य करता है। तो ऐसे करके आपको प्रदर्शित करके उसको और अधिक सूचनीय बनाया जा सकता है। यानी उसमें कितना दाब लग रहा है, ताप हुआ है, तो ये सभी उस अभिक्रिया के लिए जो एरो दिया गया है उसके ऊपर लिख करके आपको प्रदर्शित कर देते हैं। तो उसके आधार पर पता चल जाता है। अब कोई अभिक्रिया है और किसी अभिक्रिया के लिए प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, जैसे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल से अभिक्रिया करके
किसमें परमाणु आपका सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य प्लस प्रकाश का भी संक्षेप में लिखना है तो, और नीचे क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको समझा रहे हैं। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है, यानी C6H12O6 इसका निर्माण करता है आपका, और प्लस ये भी आप अभिक्रिया देख रहे हैं कि 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 बनाता है 6O2 प्लस 6H2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि जल में विलयन बनाकर अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ AQ लिख दिया गया है। ये जल है तो ये द्रव अवस्था में रहेगा तो L लिखा गया सिंबल के रूप में। अब इसके लिए जो सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता है तो उसके ऊपर तीर के ऊपर दर्शा करके और प्रदर्शित कर देते हैं। इसके बाद C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है तो ये यहाँ जलीय विलयन में ही प्राप्त होता है तो AQ लिख देते हैं। 6O2 ऑक्सीजन भी उसमें खुला रहता है तो 6O2 लिख दिए हैं, और 6H2O यानी जल है तो इससे आपको ये प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार ये आपको जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। उसी प्रकार आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके और बनाता है CH3OS यानी मेथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। तो इस मेथिल अल्कोहल का निर्माण करता है, इसमें यह द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। ये आपको हाइड्रोजन जानते हैं गैस अवस्था में है, और इसके लिए भी 340 वायुमंडलीय दाब कर सकते ATM लिख देंगे यहाँ। तो ऐसे करके आपको सूचना जो होती है उसको दिया जा सकता है। उसी प्रकार की अभिक्रिया होती है जैसे बेरियम क्लोराइड होता है और एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है और बनता है आपका बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इस तरह से आपको ये अभिक्रिया प्राप्त होती है। संतुलित समीकरण लिख देंगे। तो ऐसे करके जब ये संतुलित समीकरण लिख दे रहे हैं तो देखिए ये आपको ये अभिक्रिया जलीय विलयन में हो रही है तो AQ लिख देंगे। ये अवक्षेप के रूप में जहां सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा तो ये तीर नीचे की तरफ दिखा है होगा तो इसके मतलब कि अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रही है। और AQ मतलब जलीय विलयन में इसको लिए थे इसलिए यहाँ AQ लिखा गया है यानी एक्वस सॉल्यूशन के रूप में। और जो अवक्षेप के रूप में नीचे प्राप्त होता है उसको तीर दर्शा करके प्रदर्शित कर देते हैं। तो ऊपर तीर अगर दर्शाया गया है तो समझिए कि वो गैस अवस्था में प्राप्त हो रहा है, नीचे तीर दिखाया गया है तो अवक्षेप अवस्था को प्रदर्शित करता है। उसके ये भी बताया गया उसके दाब ताप इत्यादि को उसके ऊपर तीर लगाकर प्रदर्शित कर देते हैं। तो ऐसे करके उसको अधिक सूचनीय बनाया जा सकता है। अब तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सूचना उस पर उसको अधिक सूचनीय बनाने के लिए ऐसे करके प्रदर्शित करके और उसको अधिक सूचनीय बनाया जा सकता है। अब कुछ अभिक्रिया ऐसी भी होती है जैसे अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है, लेकिन उसी परिस्थितियों में कुछ उत्पाद वियोजित होकर के पुनः अभिकारक देख रहे हैं वो भी बनाने लगता है। यानी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। अब अभिक्रिया जो होती है यानी सामान्य अभिक्रिया में जो होती है अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, लेकिन अगर उसी परिस्थितियों में उत्पाद भी अगर वियोजित होकर के और अभिकारक का निर्माण करने लगते हैं तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। तो वह रिएक्शन
जिसमें अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद भी अभिकारक में बदल सकते हैं, तो वह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रायः कुछ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, उसी में से आप जैसे आपका N2 + 3H2 एरो दिख रहा है, 2NH3 ये अभिक्रिया है। तो इसको ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है, तो दोनों साइड में तीर लगा देते हैं, इधर भी तीर और इधर भी तीर लगा देंगे, इन बैक साइड में भी तीर लगा देंगे। इसके मतलब कि ये और ये अभिक्रिया करके अमोनिया बनाएगा, तो अमोनिया विद्युत भी आपको टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करती रहती है। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त करके जहां ये तीर दोनों दिशाओं में तीर दिखाया गया होगा, इस समझिए कि अभिक्रिया क्या है, आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उसी प्रकार H2 + I2, यहाँ दोनों साइड में 2HI लिखा गया है और तीर दोनों साइड में दिखाई देगा, तो ये प्रतिगोरक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, यानी वो आगे दिशा में चलिए तो पीछे में चलिए, यानी अग्र अभिक्रिया भी हो रही है तो पश्च अभिक्रिया भी होती है। इसकी अध्ययन आगे कक्षाओं में विस्तृत करेंगे। तो इस तरह से इस तीर के द्वारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया को भी दर्शाते हैं। हाँ, किसी अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है और किसी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो आपको यहाँ आगे डेल्टा शब्द लिख करके वहां ऊष्मा की मात्रा लिख देते हैं। इसके बाद जिसमें ऊष्मा प्राप्त होती है, तो प्लस इधर साइड में प्लस करके लिख दें कि अगर प्लस ऊष्मा अगर प्राप्त हो रही है तो उसमें प्लस डेल्टा लगा देते हैं और उतनी मात्रा भी लिखनी पड़ती है। और अगर ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो माइनस आप या इधर डेल्टा जोड़ देंगे या इधर माइनस करके लिख देंगे और उतनी ऊष्मा की मात्रा लिख देते हैं। तो आपको ऊष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी उसकी भी सूचना इस रासायनिक समीकरण में दिया जा सकता है। कैसे? इधर प्लस डेल्टा लगाकर लिखा गया है, इसके मतलब कि यहाँ ऊष्मा निकल रही है, और इधर अगर प्लस डेल्टा लगाकर लिखा गया है तो इसके मतलब कि ऊष्मा उसमें आवश्यकता होगी। यथा उधर ही माइनस लिखा क्या हुआ, ऊष्मा की मात्रा भी लिख देते हैं कि अगर ऊष्मा कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनीय बनाया जा सकता है इस प्रक्रिया के माध्यम से। लेकिन इतना करने के बावजूद भी रासायनिक समीकरण में कुछ अधूरा ही रह जाता है। रासायनिक समीकरण की कमी, रासायनिक समीकरण के दोष क्या हो सकते हैं? तो रासायनिक समीकरण के दोष कह दीजिए कि दोष में क्या, इसके बावजूद भी क्या क्या दोष हो सकते हैं सब चीज लिखने के बावजूद भी। तो देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे अभी अभिक्रिया को दर्शा दिया गया है, एक अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें आपको यह पता नहीं चल रहा है कि कितनी मात्रा आपने सांद्रता यानी कितनी मात्रा लिया है अभिकारक का और कितना उत्पाद प्राप्त हुआ है, यानी उसकी सांद्रता कंसंट्रेशन जो होगा कि पता रासायनिक अभिक्रिया आपका रासायनिक समीकरण से नहीं चलता है कि कितनी सांद्रता उसकी है। अब सांद्रता का पता नहीं चलता है, ठीक ना। रासायनिक समीकरण से भाई द्रव्य में आसक्त नहीं है तो उसके द्रव्य की गणना तो बाद में कर सकते कि इतना द्रव्य उत्पन्न होगा, लेकिन उसकी सांद्रता की विषय में जानकारी प्राप्त करनी हो तो सांद्रता की जानकारी आपको प्राप्त नहीं होती है इस रासायनिक समीकरण के से। तो ये क्या है, आपका रासायनिक अभिक्रिया का एक दोष है। फिर ये चीज है कि अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा इसकी भी जानकारी आपको इस समीकरण से नहीं पता चल सकती है। कि आपको अगर तीर दर्शाए नहीं है तो ये भी पता नहीं चलेगा कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है। यानी क्या क्या बताए कि आपको अगर सब चीज प्रदर्शित भी किया जाए और उसके बावजूद भी पहला स्टेज कि आपको अभिकारक की सांद्रता की जानकारी आपको प्राप्त नहीं होती है, ये अभिकारक की कितनी सांद्रता कितनी मात्रा ली गई है। दूसरी स्थिति क्या पता है कि अभिक्रिया को पूर्ण होने में समय की जानकारी नहीं होती कि अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, उस समय की जानकारी प्राप्त इस रासायनिक समीकरण से नहीं होता है कि
कोई कोई अभिक्रिया ऐसी होती है कि सेकेंडों में ही पूरी हो जाती है, कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है कि वो मिनटों से घंटों लगाती है, तो कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो कई कई वर्षों में भी पूरी संपन्न होती है। तो इसलिए अभिक्रिया को समीकरण देकर के आप ये नहीं बता सकते हैं कि अभिक्रिया ये कितने आपका यथाशीघ्र संपन्न होगी कि आपको इसमें देर लगेगी। सब चीज लिखने के बावजूद ही बता दें। इसके बाद अभिक्रिया वह तीव्र गति से हो रही है, मंद गति से होगी कि अति मंद गति से होगी, उसकी भी जानकारी आपको नहीं प्राप्त होगी। तो आपको मुख्य रूप से क्या पता है, ये पहला बताया कि अभिकारक की सांद्रता की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दूसरी बताया कि यह भी जानकारी नहीं प्राप्त होती कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है जब तक कि इसमें तीव्र दर्शाया न जाए। तीसरी बताया कि अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, इसकी जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाती है। और चौथा बताए कि अभिक्रिया मंद है, अति मंद है या तीव्र गति की है, इसकी जानकारी आपको प्राप्त नहीं होती है रासायनिक समीकरण से। इस प्रकार ये क्या हुआ आपका, ये रासायनिक समीकरण के दो सूत्र।